गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हम टॉपिक देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट और एसी सर्किट्स के बारे में आज जानेंगे। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? प्रत्यवर्ती धारा। प्रत्यवर्ती मतलब जो धारा समय के साथ अपनी दिशा भी बदले और अपने परिमाण को भी बदले, मतलब हर पॉइंट पे उसका दिशा और परिमाण बदलता रहे, उसे हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यवर्ती धारा। अगर अभी तक हमने जो पढ़ा था डीसी करंट पढ़ा था, डीसी करंट में हमने देखा था ये टाइम के साथ, अगर यदि हम डीसी करंट का ग्राफ देखें तो हम देखेंगे टाइम के साथ जो करंट है वो कांस्टेंट रहता है, ना तो इसमें इसकी दिशा बदलती है ना ही इसका परिमाण बदलता है। तो ऐसे करंट को या ऐसे वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टेज। इसी प्रकार एसी करंट में क्या होता है? एसी करंट में समय के साथ अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करें तो समय के साथ उसका मैग्नीट्यूड भी बदलता है, यानी कि परिमाण भी बदलता है और उसकी दिशा भी बदलती है। तो ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं? प्रत्यवर्ती धारा। तो ये सब हमने थोड़ा बहुत एसी और डीसी के बारे में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस दे रखा है, क्या प्रत्यवर्ती धारा होती है, क्या डीसी धारा होती है। तो पहले हम एक बार थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं प्रत्यवर्ती धारा के बारे में, उसके बाद हम इन दोनों का डिफरेंस एनालाइज कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा एसी के बारे में जान लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग का अर्थ होता है बदलना, जो समय के साथ बदले। यदि हम साइन वेव को कंसीडर करें तो ये हमारी साइन वेव दे रखी है। अगर हम साइन वेव को करें तो ये जो हमारा दे रखा है ये साइन वेव दे रखी है। तो इस साइन वेव अगर हम टाइम के साथ देखें तो टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड जीरो से उठ के बढ़ रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर विपरीत दिशा में मैक्सिमम हो रहा है, फिर जीरो हो रहा है। तो इस तरीके के धारा में जो कि समय के साथ बदल रही है, निरंतर बदल रही है, अपना मैग्नीट्यूड भी बदल रही है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? उसका परिमाण, उसकी परिमाण की वैल्यू वो भी बदल रही है समय के साथ और दिशा भी बदल रही है। ये एक वेव की तरह मूव करती है। हमने इसको साइन वेव की तरह नाम दिया है क्योंकि हमने क्या किया है? जो जनरेट किया है वो साइन वेव के फॉर्म में किया है। तो ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट हम इस तरीके के करंट को कहते हैं साइन, और या फिर हम कहेंगे साइनोसाइडल करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट स्क्वायर वेव करंट में भी हो सकता है, सॉ टूथ वेव में भी हो सकता है। ये सब भी अल्टरनेटिंग है क्योंकि समय के साथ ये भी अपनी क्या कर रहे हैं? दिशा भी बदल रहे हैं और परिमाण भी बदल रहे हैं। ऐसे ही ये क्या है? सॉ टूथ वेव फॉर्म है, ये स्क्वायर वेव फॉर्म है। ऐसे ही हम चाहें तो एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म भी बना सकते हैं। ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हुआ है। तो ये सब क्या है? ये सारी की सारी अल्टरनेटिंग करंट है। ये सारे के सारे क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है। लेकिन हमें जो अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है वो हमें कौन सा पढ़ना है? साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग करंट। हमें ये वाली वेव की स्टडी करनी है। क्यों? क्योंकि बाकी सारी वेव के जो करंट है हम उसको करंट को इस फॉर्म में जनरेट नहीं करते, क्योंकि ये क्या होते हैं? पीकी होते हैं, इनमें पीक होती है। और इस वजह से जो होते हैं हमारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं अल्टरनेटिंग करंट पे प्रयोग किए जाने वाले, जैसे हमारी जनरेटर, मोटर, तो हमने ये ऑब्जर्व किया है, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कैलकुलेट किया है कि जो हमारे लॉसेज होते हैं पीकी वेवफॉर्म होने पे, जिन वेवफॉर्म में पीक्स होंगी उनमें हमारे लॉसेज बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं? हम पीकी वेवफॉर्म को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। हम चाहते हैं हमारी पीकी वेवफॉर्म ना हो, इसलिए हम जो जनरेशन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं? साइनोसाइडल करंट। तो हम जो भी अब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? साइनोसाइडल या फिर साइन वेव। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है, एक ही बात है। अब हम अल्टरनेटिंग करंट का बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे? साइन वेव। ठीक है। अब हम इसके बीच में हम आके इसके कुछ क्या कर लेते हैं? हम इसकी कुछ परिभाषा देख लेते हैं, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर होती हैं। सबसे पहले क्या होता है? साइकिल। साइकिल क्या होती है? ये जो कंप्लीट पाथ होता है, ये पूरी एक वेव जो चल के आती है, ये पूरी एक वेव जहां तक कंप्लीट हो रही है, इसकी क्या होती है? एक साइकिल कहलाती है। ये देखो इन्होंने दिखा रहा है एक साइकिल, ये दूसरी साइकिल, ये तीसरी साइकिल। एक साइकिल के अंदर एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट, यानी कि एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? साइकिल बनाते हैं। एक साइकिल के अंदर वो जीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम जाता है, फिर जीरो होता है, फिर जीरो से फिर जीरो पहुंचने के बाद नेगेटिव में मैक्सिमम जाता है, फिर जीरो होता है। तो ये पूरी एक क्या कहलाती है? कंप्लीट साइकिल कहलाती है। ओके। अब इसके बाद देख लेते हैं पीरियड। पीरियड क्या होता है? पीरियड और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन है। तो पहले हम पीरियड देख लेते हैं। पीरियड क्या होता है? जो टाइम एक साइकिल को पूरा करने में लगता है उससे हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। जैसे एक पॉइंट हमने रखा, इससे पूरी साइकिल जितनी देर में पास होगी उसे हम क्या कहेंगे?
उसे हम कहेंगे इसका पीरियड। जैसे एक पॉइंट है, उससे एक साइकिल पूरी जितनी देर में निकलेगी उसे हम इसका पीरियड कहेंगे। ओके, और इसे पीरियड या फिर हम टाइम पीरियड भी कह सकते हैं। एक्चुअली इसका नाम टाइम पीरियड ही होता है। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। सपोज करो ये वेव है, अब फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल बनी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर सकते हैं एक पॉइंट में पास, एक पॉइंट से एक सेकंड में पास होने वाली वेव, यानी कि एक पॉइंट से एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होंगी उसे हम उसका क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। वो एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है और एक से कम भी हो सकती है। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ओके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितने वेव, कितनी साइकिल एक पॉइंट से पास हो रही हैं, उसे हम उसकी क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब टाइम पीरियड की इकाई क्या होती है? सेकंड कह लें, मिली सेकंड कह लें, और फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या होती है? हर्ट्स, हर्ट्स या फिर साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड। ध्यान रखिए, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू साइकिल पर सेकंड या फिर हर्ट्स। हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, हमारे कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति यूज़ की जाती है वो कितनी यूज़ की जाती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज, इसका अर्थ क्या है? एक सेकंड में इलेक्ट्रिकल साइनोसाइडल करंट की जो साइकिल पास होती है वो कितनी साइकिल पास होती है? 50 साइकिल। यानी कि एक सेकंड में ऐसी जो साइकिल्स हैं वो कितनी पास हो जाएंगी किसी पॉइंट पे। यदि मैंने यहाँ पे पॉइंट नोट कर लिया, सपोज करो, जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लेता हूँ, तो इस पॉइंट से जो टोटल नंबर ऑफ वेव्स पास होगी, पूरी वेव मतलब ये पूरी वेव है, पूरी साइकिल, तो ऐसी साइकिल कितनी साइकिल पास होंगी? 50 साइकिल पास होंगी। क्लियर? अब आगे देख लेते हैं एसी वोल्टता और धारा मान। अब हमने देखा, एक सिंपल सा डायग्राम देख लेते हैं एसी करंट का। ये हमारा एक डायग्राम है एसी का। इसके अंदर क्या क्या है? पॉजिटिव पीक वैल्यू, पहले देखो जीरो से वोल्टेज और करंट, मैंने आपको बताया चाहे वोल्टेज लें चाहे करंट लें। पॉजिटिव पीक वैल्यू, नेगेटिव पीक वैल्यू टाइम के साथ है, और ये जो वैल्यू कहलाती है क्या कहलाती है? पीक टू पीक वैल्यू, यानी कि दो पीक के बीच की दूरी। तो ये क्या कहलाएगी? पीक टू पीक। सपोज करो ये 5 है, ये -5 है, ये 5 है और ये क्या है? -5 है। तो 5 माइनस 5, तो पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी? 5 + 5 इक्वल्स टू 10। पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी? 5 टू -5 यानी कि 10। ओके, अब हमने डीसी में देखा था, हम डीसी में एक ही मान यूज करते थे। सपोज जैसे हम कहते थे करंट बह रहा है 5 एम्पियर का, या 5 वोल्ट की हमने वोल्टेज लगाई है, तो हम 5 कहते थे, 5 वोल्ट। लेकिन एसी में हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि एसी में हर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हो रहा है? करंट का परिमाण चेंज हो रहा है, दिशा भी चेंज हो रही है। तो जैसे मैंने आपसे कहा करंट है 2 एम्पियर, जब तक मैंने कहा 2 एम्पियर है, इतनी देर में क्या हो गया? 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 पहुंच गया, फिर क्या हुआ? फिर डिक्रीज होना शुरू कर दिया। तो करंट स्थिर नहीं रहता, वो क्या होता है? हर पॉइंट ऑफ टाइम पे वेरी करता रहता है। तो हम इसके लिए इसमें हम अलग अलग मान यूज करते हैं। तो इसके अंदर हम जो मान यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देखेंगे एक मिनट होल्ड कीजिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इंस्टेंटेनियस मान। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इंस्टेंटेनियस मान। इंस्टेंटेनियस मान क्या होता है? इंस्टेंटेनियस यानी कि क्षणिक मान, हर क्षण पे बदलने वाला मान, इसे क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके, इसके अलावा जो हम दूसरी वैल्यू यूज करते हैं क्या कहते हैं? एवरेज वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू हर इंस्टेंट पे हमने निकाल लिया, 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, ऐसे सारे सेकंड्स पे निकाल लिया, उसे क्या कहेंगे हम? क्षणिक मान या इंस्टेंटेनियस वैल्यू। दूसरी क्या होती है? हमारी एवरेज वैल्यू। यदि हम क्या करें, जितने भी हमारे क्षणिक मान है, हम सबको जोड़ के, हम उन सबको क्या करें? जोड़ दें और टाइम से डिवाइड कर दें। जितनी भी I1 + I2 + I3 + I1 IN, वो हमारे क्या हो जाएंगे? हमारे हो जाएंगे एवरेज, यानी कि एवरेज मतलब जोड़ के, और उसको टोटल से टाइम से डिवाइड कर दें। अब हम एक चीज देखें, अभी हम ये वाला कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मीन इफेक्टिव वाला। अभी हम कौन सा देख रहे हैं? एवरेज मान। तो एवरेज क्या होगा? सारों को जोड़ दो,
तो यदि हम देखेंगे ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अगर हम इसकी पूरी वेव का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो एक बात ध्यान रखिएगा, एवरेज वैल्यू कभी भी पूरी साइकिल के लिए नहीं निकाली जाती है, क्योंकि अगर हम पूरी साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी हमारी, 0। तो एवरेज वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, एवरेज वैल्यू फॉर अ कंप्लीट साइन वेव इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं, हम जो एवरेज वैल्यू निकालते हैं वो किसके लिए निकालते हैं, पूरी साइकिल के लिए नहीं निकालते, हम किसके लिए निकालते हैं, खाली आधी साइकिल के लिए निकालते हैं। तो ये जो एवरेज वैल्यू है ये पूरी तरीके से डेटा नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, ना तो इंस्टेंटेनियस नहीं कर पा रहा है क्योंकि इंस्टेंटेनियस हर पॉइंट पे बदल रहा है, और एवरेज भी पूरी साइकिल के लिए 0 है। तो हम एक दूसरे मान की तरफ बढ़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अफेक्टिव मान। अफेक्टिव मान यानी कि RMS वैल्यू, उसे हम क्या कहते हैं, RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सारी वैल्यू का स्क्वायर कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसका मीन ले लेंगे, मीन ले लेंगे फिर स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से देखा, सबसे पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट, इसे हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने क्या किया, जितनी सारी वैल्यू है सबका स्क्वायर किया, फिर क्योंकि 20 वैल्यू है फिर हमने उसको क्या किया, हमने उसको मीन ले लिया 20 से, फिर उसके बाद उसका हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। तो इस वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो जब हम कहते हैं कि करंट में AC की वोल्टेज 230 है, करंट 5 एम्पियर है, अगर हम AC की वैल्यू बिना उसमें मेंशन नहीं कर रहे हैं कि ये इसका इंस्टेंटेनियस मान है या फिर एवरेज मान है, तो बाय डिफॉल्ट इसको हम क्या मान के चलते हैं, ये इसकी कौन सी वैल्यू है, RMS वैल्यू है। तो RMS वैल्यू क्या होती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके ऊपर उसकी रेटिंग लिखी होती है, तो वो उसकी रेटिंग जो लिखी होती है वो कौन सी होती है, RMS वैल्यू। जैसे कहीं लिखा होता है 230 वोल्ट 15 एम्पियर, तो ये इसकी कौन सी वैल्यू होगी, RMS वैल्यू। RMS वैल्यू को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट हम उसे RMS ही पढ़ते हैं। लेकिन यदि कहीं पे एवरेज की बात करेगा या इंस्टेंटेनियस की बात करेगा तो वहां पे वो उसको डिक्लेयर करेगा कि ये इसकी RMS वैल्यू है या फिर इसकी एवरेज वैल्यू है। इतनी बात, एवरेज वैल्यू है, क्लियर। अब हम आगे देख लेते हैं, अब हम कुछ रिलेशन देख लेते हैं एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू के बीच में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे, RMS वैल्यू एवरेज वैल्यू के बीच में कुछ रिलेशन है। तो मैं आपको बता देता हूं, कुछ रिलेशन है RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू के बीच में। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम एवरेज वैल्यू दे रखे थे, हम एवरेज वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू से रिलेशन निकालते हैं। तो आई एवरेज इक्वल्स टू 2Im अपॉन पाई, आई एवरेज इक्वल्स टू 2Im अपॉन पाई, और आई RMS जो होता है वो क्या होता है, Im अपॉन √2। ये बात हमेशा याद रखिएगा, आई एवरेज इक्वल्स टू 2Im अपॉन पाई, आई RMS इक्वल्स टू Im अपॉन √2। अब इसको, तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम आई एवरेज की क्या वैल्यू है, 2Im अपॉन पाई, इसको हम क्या कर सकते हैं, धारा के लिए आई एवरेज इक्वल्स टू 0.637 Im। यदि हम 2 अपॉन पाई की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 2 अपॉन पाई की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.637 Im। ऐसे हम वोल्टेज के लिए भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों रिलेशन है, वोल्टेज के लिए भी और ये वोल्टेज के लिए भी और करंट के लिए भी है। ये भी एवरेज इक्वल्स टू 0.637 V मैक्सिमम, आई एवरेज इक्वल्स टू 0.637 I मैक्सिमम। इसी तरीके से यदि हम क्या करना चाहें, यदि हम करना चाहें RMS के लिए, तो आई RMS इक्वल्स टू Im बाय √2, मैंने आपको बताया, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू यदि हम